हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री जी कॉमर्स क्लासेस। तो आज आपका स्वागत है ऑडिट सीरीज 2024 में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन सारे क्लॉजेस फॉर्म 3CD रिपोर्ट के। तो जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉज 21 टू 27। क्लॉज 21 अपने आप में बहुत ही लेंथी क्लॉज आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिसअलाउंसेस की बात की गई है। तो हम जल्दी से इन डिसअलाउंसेस पर एक नजर मारेंगे। Please furnish the detail of amounts debited to P&L account being in the nature of capital, personal expenditure, advertisement expenditure, etc. देखिए, जो 21 क्लॉज है वो मेनली डील करता है वो वाले एक्सपेंसेस जो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर चुके हैं, लेकिन अंडर सेक्शन 36 और 37 जो कि जनरल डिडक्शंस और एक्सप्रेस डिडक्शंस के साथ डील करता है, उसमें ये एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। तो कौन कौन से हैं वो एक्सपेंडिचर हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली लिस्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट के हैं इन एनी सवेनियर, ब्रोशर, ट्रैक्ट, पैम्फलेट और द लाइक पब्लिश्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, expenditure incurred at clubs being cost for club services and facilities used, expenditure for any purpose which is an offense or is prohibited by law, expenditure by way of any other penalty, expenditure incurred to compound an offense। तो आप देख सकते हैं, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पी एंड एल अकाउंट में डेबिट किए हैं, पर्सनल नेचर के एक्सपेंडिचर पी एंड एल अकाउंट में एज अ एक्सपेंस क्लेम किए हैं, आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस क्लेम किए हुए हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टी, आपने कुछ ऐसे इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टीज डेबिट की हुई हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और अपनी इनकम उतने से रिड्यूस की हुई है, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको डिसअलाउड हो जाएंगे और उनकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी ज़रूरी है। अपने एसएससी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप केयरफुली एग्जामिन करेंगे दैट कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो एज पर सेक्शन 36 एंड 37 अलाउड नहीं है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। 21B की बात करें तो अमाउंट इन एडमिजिबल अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन ए। सेक्शन 40 सबसेक्शन ए डील करता है टीडीएस के साथ। अगर आपने पेमेंट की है टू नॉन रेजिडेंट, जो कि है सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 1, क्लॉज 1 में आ जाता है, अगर आप नॉन रेजिडेंट को कोई पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रॉयल्टी है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, अदर देन सैलरी, सैलरी यहाँ पर कवर नहीं होता। अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं और उस पेमेंट पे आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, तो उस टीडीएस की जानकारी आपको यहाँ पर देनी जरूरी है अलॉन्ग विद द पेमेंट। कितना अमाउंट ऑफ पेमेंट था, आप यहाँ पर ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा दैट किस स्टेट को आपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया है, प्लस उसमें आपको डिटेल देनी है रिगार्डिंग कंट्री, जिस कंट्री में आपने पेमेंट की है, बिकॉज वी आर मेकिंग पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, तो आप नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड सारी डिटेल देंगे, अमाउंट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, नेम ऑफ पे, परमानेंट अकाउंट नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है। ये दो फील्ड्स मैंडेटरी की कैटेगरी में नहीं आती हैं, इसलिए आप इनको अनफिल्ड भी छोड़ सकते हैं। कंट्री एड्रेस देना ज़रूरी है, जिप कोड, सिटी, स्टेट, और आप इसको ऐड करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके अलावा बी, डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड but has not been paid on or before the due date specified in section 1 of section 139। देखिए, नॉन रेजिडेंट को आपने अदर देन सैलरी कोई भी पेमेंट की है, उस पर आपने टैक्स डिडक्ट तो कर लिया, बट आपने विद इन ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 जो कि है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, टैक्स जो है अपने पास रखा लेकिन डिपॉजिट नहीं करवाया विद गवर्नमेंट, तो उस केस में जो जानकारी है वो आप इस हेड के नीचे देंगे। नेक्स्ट आ जाती है एज पेमेंट रेफर टू इन सब क्लॉज आई ए डील करता है व्हेन पेमेंट इज मेड बाय द पेयर टू द रेजिडेंट। अगर आपने रेजिडेंट को पेमेंट की है, जैसे आपने कमीशन पे की हुई है, इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड पे किया है, आपने फीस पे की है, टेक्निकल सर्विसेज के लिए प्रोफेशनल फीस पे की है, आपने पेमेंट की है टू कॉन्ट्रैक्टर, एलआईसी पेमेंट्स हुई हैं, तो उन सब केसेस में जो टीडीएस है वो डिडक्ट करना बनता है। अगर आपने वो एक्सपेंसेस एज अ डिडक्शन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम किए हुए हैं लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देंगे। डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन पेड
ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 139। अगेन आपने इन सारी पेमेंट्स पे टैक्स टीडीएस जो है वो डिडक्ट तो कर लिया था, लेकिन आपने डिडक्ट करने के बाद उसको विद गवर्नमेंट डिपॉजिट नहीं करवाया है टिल द 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और इन केस अगर आपने मार्च में डिडक्ट किया है तो टिल 30th अप्रैल आप डिपॉजिट नहीं करवा पाए हैं, तो उसकी जानकारी आप इस पर्टिकुलर क्लॉज में देंगे। नेक्स्ट है एज पेमेंट रेफर टू इन सब क्लॉज आई बी। ये सेक्शन उनके लिए है जहां पर आप नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजिटल सर्विसेज, जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आ जाते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन कुछ गुड्स या सर्विसेज जो हैं वो परचेज की हैं, सर्विसेज आपने अवेल की हैं, तो उन केसेस में इक्वलाइजेशन लिवाई का कंसेप्ट आया था जहां पर आपने टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करवाना होता है। मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ये क्लॉज हम एम्प्टी ही छोड़ते हैं, इसको नहीं ये यूज में आता। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ पेमेंट ऑन विच लिवाई हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन पेड। अगेन आपने लिवाई डिडक्ट कर लिया था लेकिन आपने डिपॉजिट नहीं करवाया है। इसके अलावा फ्रिंज बेनिफिट टैक्स अंडर सब क्लॉज आई भी डिसअलाउड है। अगर आपने P&L अकाउंट में डेबिट किया हुआ है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर फिल करेंगे। वेल्थ टैक्स अंडर सब क्लॉज 2A, ये भी आपको डिसअलाउड है, आप P&L अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकते हैं। रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस एक्सेट्रा अंडर सब क्लॉज 2B इसमें आ जाता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस, सर्विस चार्जेस पे कर रहे हैं तो वो डिसअलाउड माने जाएंगे और वो भी P&L अकाउंट में डेबिट नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट हम डील करेंगे सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर आपने सैलरी पेबल की है आउटसाइड इंडिया टू नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस अंडर सब क्लॉज 3। हम ऊपर 40A सब क्लॉज आए पढ़ के आए थे जहां पर हमने देखा था दैट इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अगर आप टेक्निकल सर्विसेज के लिए फीस पे कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस की डिडक्शन आपने ऊपर 40A आई में देनी है। लेकिन अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं टू अ नॉन रेजिडेंट, चाहे वो इंडिया में है, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में आपने उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है सैलरी अमाउंट के ऊपर। और अगर आपने नहीं डिडक्ट किया है तो उसकी जानकारी आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लॉज में देनी है। उसके अलावा डिसअलाउंसेस में नेक्स्ट क्लॉज आ जाता है पेमेंट टू पीएफ अदर फंड अंडर सब क्लॉज 4। अगर आपने बीइंग एन एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड या किसी और फंड में पेमेंट की है उसके रिगार्डिंग आपने प्रोविजन क्रिएट की हुई है, उस प्रोविजन की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी और उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर परक्यूजिट्स अंडर सब क्लॉज 5। अगर एम्प्लॉयर ने अपने किसी एम्प्लॉय को परक्यूजिट्स पे किए हैं और उन परक्यूजिट्स पे एम्प्लॉय ने पेमेंट टैक्स की नहीं की है तो उसकी जानकारी यहाँ पे मिलेगी और उस टैक्स की डिडक्शन एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम नहीं कर सकता है। सी की बात करें, amounts debited to profit and loss account being interest, salary, bonus, commission or remuneration inadmissible under section 40B, 40BA and computation thereof। देखिए ये वाला जो क्लॉज है ये एप्लीकेबल है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। पार्टनरशिप फर्म्स अपने पार्टनर्स को जो भी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट पे कर रही है उनकी स्पेसिफाइड लिमिट जो है और उसको कंप्यूट करने का जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 40B और 40BA में बताया गया है। सेक्शन 40B में मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ दैट फर्स्ट जो 3 lakhs ऑफ बुक प्रॉफिट तक आपको 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर अलाउड है सारे पार्टनर्स के लिए। पर पार्टनर ये कंडीशन नहीं है। और रिमेनिंग बुक प्रॉफिट जितना बच जाएगा उस पर आप 60% ऑफ बुक प्रॉफिट तक रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। और इंटरेस्ट के केस में मैक्सिमम ऑफ 12% ऑफ इंटरेस्ट आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डिडक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एज अ इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर। इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते बीइंग अ पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसअलाउंस डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 40A3। सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। ब्रीफ में मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ दैट सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 डील करता है अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्सपेंसेस किए हैं डेली के, उसकी पेमेंट आपने इन कैश की है एक्सीडिंग ₹10,000 टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि रूल 6DD में दी गई हैं। ये सारी ही एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी वीडियो में मेंशन की हुई हैं, आप उस वीडियो पे जाके इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं।
40A सबसेक्शन 3 के बाद जो हमारे पास सेक्शन आ जाता है दैट इज, अगर हम बी की बात करें, ऑन द basis of examination of books of accounts and other relevant document whether the expenditure covered under section 40A subsection 3 read with rule 6 were made by account pay check ड्रॉन ऑन अ बैंक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट इट्स नॉट प्लीज फर्निश द डिटेल। यहाँ पर आप बताएंगे दैट आपने जो एक्सपेंसेस रिव्यू किए हैं P&L अकाउंट पे डेबिट किए गए हैं, क्या वो अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से दिए गए हैं। अगर उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कैश में किए गए हैं तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देना अनिवार्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई प्रोविजन की, जो कि डील करती है provision for payment of gratuity not allowable under section 40A subsection 7। section 40A subsection 7 कहता है दैट अगर आपने कोई प्रोविजन बनाई हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की है ग्रेचुटी की, तो वो प्रोविजन आपको अलाउड नहीं होगी। यस अगर आप वो ग्रेचुटी की पेमेंट करते हैं एम्प्लॉयज को तो इन द ईयर ऑफ पेमेंट वो पेमेंट जो है वो आपको अलाउड हो जाएगी। Any sum paid by assessee as an employer not allowable under section 40A subsection 9। 40A subsection 9 डील करता है any other कंट्रीब्यूशन या नॉन स्टैट्यूटरी फंड्स में कंट्रीब्यूशन को, तो ये भी यहाँ पर डिसअलाउ हो जाएगा। इसके अलावा जी में आ जाता है पर्टिकुलर्स ऑफ एनी लाइबिलिटी ऑफ कंटीजेंट नेचर। अगर आपको कोई लगता है दैट फ्यूचर में ऐसी लाइबिलिटी है जो रेज हो सकती है, लेकिन आपने उसका जो एक्सपेंस है वो एज अ डिडक्शन अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम किया हुआ है, तो वो भी आप डिसअलाउ करके इस रिस्पेक्टिव क्लॉज के नीचे दिखाएंगे। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन एडमिसिबल इन टर्म ऑफ सेक्शन 14A। देखिए सेक्शन 14A डील करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर रिलेटेड टू एग्जम्प्ट इनकम। सो अगर आप कोई ऐसी इनकम अर्न कर रहे हैं जो कि एग्जम्प्टेड है, नॉन टैक्सेबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में इंक्लूडेड नहीं है, तो उस केस में आपने अगर उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम किया हुआ है एज एन एक्सपेंस, तो वो भी आप यहाँ पर डिसअलाउ करेंगे। अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर द प्रोविजो टू सेक्शन 36(1) सबसेक्शन 3। सेक्शन 36(1) सबसेक्शन 3 डील करता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने अपने बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड कोई कैपिटल बोरो की है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो दैट इज अलाउड एज ए डिडक्शन इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जो फर्स्ट प्रोविजो है, जो प्रोविजो टू सेक्शन 36(1) सबसेक्शन 3 है, वो ये कहती है दैट अगर आपने बोरोइंग की है फॉर परचेज या फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, तो टिल द पीरियड जब तक वो कैपिटल एसेट पुट टू यूज नहीं की गई है उस दौरान जो आपने इंटरेस्ट पे किया है दैट इंटरेस्ट वुड नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो आप उसकी जो डिडक्शन है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। इनमें से जो भी क्लॉजेस आपके ऊपर एप्लीकेबल है आप उनकी जानकारी देंगे। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसको नील या नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ देंगे। और जैसे ही आप ये फॉर्म कंप्लीट करेंगे आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे दैट जो मैंने यस नो नहीं किया हुआ है उसकी मेरे को एरर आ जाएगी। तो आपने इन सब जो यहाँ पर रेड में दिखा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है दैट अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं भी है तो आपने नॉट एप्लीकेबल नो या जीरो करके इसको छोड़ देना है, तभी आपका जो क्लॉज है वो कंप्लीट माना जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पर आपको सारे क्लॉजेस की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, इसलिए मैं सारे क्लॉजेस को आपको फिल करके नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लॉज 22 की। क्लॉज 22 जैसे कि मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की है दैट FAQs रिलेटेड टू 43BH, जो कि बहुत ही टॉप ऑफ द टाउन सेक्शन है। इसमें आपने क्लॉज में दिखाना है डिलेड पेमेंट के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को आपने पेमेंट विद इन 15 या 45 डेज नहीं की है, तो जो डिलेड पेमेंट है उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो इंटरेस्ट जो है वो आप इस कॉलम में दिखाएंगे। इसके अलावा अगर 43BH में कोई और डिडक्शंस है जहां पर प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता है, मतलब अगर आपने परचेजेस की हैं तो आप परचेजेस के रिस्पेक्टिव अमाउंट जो है वो विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड नहीं कर पाए हैं, तो प्रिंसिपल अमाउंट की जो फिगर है वो आप इस कॉलम में दिखाएंगे। आप देखेंगे दैट जो क्लॉज 26 है वो डील करता है सेक्शन 43B सब सेक्शन ए से जी तक के लिए। तो एज के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने क्लॉज 22 में फिल करनी है, ना कि क्लॉज 26 में।
अब हम आ जाएंगे क्लॉज 23 में, पर्टिकुलर्स ऑफ पेमेंट मेड टू पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। इस सेक्शन से रिलेटेड वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मैं यहाँ पर उसका लिंक मेंशन कर दूंगी। आपको समरी देने के लिए या ब्रीफ के लिए मैं बताना चाहूंगी दैट ये सेक्शन डील करता है व्हेन आप पेमेंट करते हैं टू रिलेटेड पार्टी टू योर रिलेटिव्स एंड अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है दैट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंसेस डेबिट किए हैं और वो एक्सपेंसेस आपने पे किए हुए हैं बीइंग इंटरेस्ट, बीइंग सैलरी, बीइंग रेंट, फॉर एग्जाम्पल अपने रिलेटिव्स को, और वो मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू से जब आप कंपेयर करते हैं और वो अनरीजनेबल हैं या एक्सेसिव हैं तो असेसिंग ऑफिसर यहाँ पर उसकी डिसअलाउंसेस कर सकता है। आपको उन सारे रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, अगर आपने अपने हस्बैंड, वाइफ, अपनी सिस्टर, अपने सन या डॉटर, अपने मदर इन लॉ, ग्रैंडफादर, फादर इन लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा को पे किया है तो उन सब की इंफॉर्मेशन आप क्लॉज 23 में देंगे। क्लॉज 24 की बात करें तो क्लॉज 24 जो है वो डील करता है अमाउंट्स डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर सेक्शन 32A, AD, AB, AC और ABA। इनमें से कुछ सेक्शन हैं जैसे AB और ABA वो डील करते हैं टी, कॉफी, रबर डेवलपमेंट अकाउंट के साथ, साइट रिस्टोरेशन फंड के अकाउंट के साथ। तो आपने अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं की हैं रिलेटेड टू दीज सेक्शंस इन ऑर्डर टू अवेल द डिडक्शंस, तो आप उन कंडीशंस को फुलफिल ना करने के केस में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे का पूरा एक्सपेंस एज अ डेबिट नहीं ले सकते। आपका जो खर्चा इनएडमिसिबल है वो आपका डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन माना जाएगा और वो आपने अंडर दिस क्लॉज दिखाना है क्लॉज 24 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लॉज 25 की, जो कि डील करता है एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन देयर ऑफ। देखिए जो सेक्शन 41 है वो डील करता है सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी का मतलब है कि अभी तक आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज अ लाइबिलिटी कोई अमाउंट दिखा रहे थे, जैसे आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, लेकिन सडनली वो अमाउंट आपने राइट ऑफ कर दिया है, अपने जो लाइबिलिटी का पोर्शन है उसमें से हटा दिया है, तो उसको आपको रूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से रूट करने का लॉजिक ये है दैट आप उसको अब राइट ऑफ कर रहे हैं तो अपनी इनकम के थ्रू आप उसको दिखाएंगे, बिकॉज अर्लियर ईयर्स में आप उन जो लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस का डेबिट ले चुके होंगे, तो उस एक्सपेंस या डेबिट को डिसअलाउ करने के लिए इन द ईयर जब वो लाइबिलिटी सीज हो रही है आप उसको P&L अकाउंट के क्रेडिट से रूट करेंगे। इन केस अगर आपने उसको P&L क्रेडिट से रूट नहीं किया है या किया भी है तो भी उसकी इंफॉर्मेशन क्लॉज 25 में देना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लॉज 26 की। क्लॉज 26 जो है वो डील करता है अगर आपने पेमेंट नहीं की है सेक्शन 43B में। सेक्शन 43B डील करता है अनपेड स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज के साथ। इसमें जो आपको लिस्ट है वो फ्रॉम A क्लॉज टू क्लॉज G तक दी गई है। इससे भी रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, अगर आप इसकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो मैं उसका लिंक इस वीडियो में दे दूंगी। आप उस वीडियो पे क्लिक करके वो सारे एक्सपेंसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने टिल द एंड ऑफ द क्लोजिंग, मतलब जब आपका 31 मार्च 2024 है तब तक आपने उस लिस्ट में से कुछ एक्सपेंसेस, जिसकी एग्जांपल है एनी ड्यूटी, सेस, फीस, जैसे CGST या SGST है, TDS है, आपने वो पे नहीं किया है, उस केस में आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। और यहाँ पर फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 43B भी प्रोवाइड की गई है जिसमें ये कहा गया है कि कोई बात नहीं, अगर आप 31 मार्च तक पे नहीं कर पाए हैं बट बिफोर फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम अगर आप उन एक्सपेंसेस को पे कर सकते हैं तो इन द ईयर ऑफ अक्रूवल ही आप उन एक्सपेंसेस की डिडक्शन ले सकते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा सेक्शन 43B से रिलेटेड जो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है उसकी जानकारी आप यहाँ पर ज़रूर देंगे, क्योंकि इनके बेसिस पे ही आपकी डिसअलाउंसेस कंसिडर की जाती है वाइल फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम। तो आप यहाँ पर उन सारे खर्चों की इंफॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लॉज 27 की, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्लॉज है। क्लॉज 27 डील करता है अमाउंट ऑफ सैनवेट input tax credit availed of or utilized during the previous year and its treatment in profit and loss account and treatment of outstanding SANVAT ITC in accounts। देखिए यहाँ पर आप
सिलेक्ट करेंगे दैट आपने अगर सैनवेट या आईटीसी का कोई भी क्रेडिट अवेल किया है और यूटिलाइज किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू अगर आपने उसको रूट किया है तो वहाँ उस केस में यहाँ पर उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी ज़रूरी है, बिकॉज जो सैनवेट क्रेडिट है या आईटीसी है बेसिकली वो जाते हैं आपके बैलेंस शीट में, वहाँ से रूट होते हैं जहाँ पर आप उसको अपने रिस्पेक्टिव हेड के अंडर दिखाते हैं। लेकिन अगर आपने उसको पी एंड एल अकाउंट के थ्रू रूट किया है तो उस केस में यहाँ पर आपको जानकारी देना ज़रूरी है, अगर नहीं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ प्रायर पीरियड क्रेडिटेड और डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट, अगर प्रायर पीरियड बिजनेस के प्रायर पीरियड से रिलेटेड आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स हैं जो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट की हैं, तो उसकी डिटेल आप इस क्लॉज में देंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से वही चीज़ रिपीट करने जा रही हूँ दैट मैं यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप ऑप्शन करके येस और नो सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है तो आप नो ज़रूर सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज जब आपकी रिपोर्ट कंप्लीट भी हो जाएगी तो रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद भी आपको न्यूमरस जो एरर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इसलिए आप यहाँ पर उन क्लॉजेस जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं उन पे यस करें, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है उन पे जो भी आगे आपको ड्रैग ड्रॉप ऑप्शन में ऑप्शन अवेलेबल होता है नॉट एप्लीकेबल का या नो का, आप वो सिलेक्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आज तक की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम नए क्लॉजेस के साथ फिर से यहाँ पर इकट्ठा होंगे। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं सारे रिस्पेक्टिव वीडियोस या सेक्शंस जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उनके लिंक इस वीडियो में दे दूंगी। अगर आप उसकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आप उन वीडियोस पे क्लिक करके उन लिंक्स पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो यूजफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।